एस्टेट का। अगर आप सीटेट भी देने वाले हैं तो इसमें भी बेनिफिट आपका करेगा। तो चलिए देर ना करते हुए प्रैक्टिस लगाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी परिवार को हमारी तरफ से होली की शुभकामनाएँ, क्योंकि आज मेन होली है। तो आप लोग खुशीपूर्वक से एक दूसरे को गुलाब लगाएं, बच्चों को प्यार करें, बड़ों को सम्मान करें और खुश रहें। चलिए देर ना करते हुए इसको प्रैक्टिस लगाने का प्रयास करते हैं। टाइम मिले तो इसे देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें से विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ये सटीक आंसर आपका ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो पियाजे के द्वारा, हमने पियाजे का क्लास ले चुके हैं ऑलरेडी, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पियाजे का सिद्धांत या फिर लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत या फिर कोहल वर्ग का सिद्धांत, ये 3 साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिसका एग्जाम में कन्फर्म ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एस्टेट हो या सीटेट हो। तो जीन पियाजे के बारे में ये 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किया था, जिसमें था पूर्व संवेगामी, दूसरा था आपका संवेगामी और पूर्व संगामी, तीसरा था मूर्त संज्ञात्मक और चौथा था औपचारिक संज्ञात्मक। तो ये 4 प्रकार के दिया गया था। तो इसको कोहल वर्ग जो था नैतिकता से संबंधित था, नैतिक विकास के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है कोहल वर्ग को। और जीन पियाजे ये बहुत पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर में देख लीजिए, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो तार्किक चिंतन करता है मूर्त संक्रियात्मक में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक जो है बालक की एज जो होती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक होता है। तो आपका 4 का ए सही आंसर है। वही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये भी दिया गया था इनके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। उसमें कहा था कि जिस बच्चे की आयु है जो 11 वर्ष से ऊपर होती है, वो बच्चा को रखा गया था उप या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को कहा जाता है दूसरा नाम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गामक जो है 0 से लेकर 2 वर्ष तक बच्चे को, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जिस बच्चे की आयु होता है उसको संवेदी गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चे का विकास जो होता है देखकर, सुगंध से, स्पर्श के माध्यम से सीखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होता है। तो इसका वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, आप हमारे वीडियो के चैनल पे जाएं और इसको देखने का प्रयास करें अगर समय मिले तो। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में, 5 नंबर में देख लीजिए, हमारे साथ बने रहें। निम्न में से कौन सी शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो सृजनात्मक का पोषण करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? तो ये समावेशित शिक्षा के प्रावधान किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा वह होता है जो क्लास में सभी वर्ग के बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाती है, वो समावेशित शिक्षा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, 7 नंबर में कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया, कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश किए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 है, देखिए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात पूछ रहा है। देखिए हमने इसका भी क्लास लिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का NCP 2009। इसमें कहा गया था कि अगर बालक और बालिका प्रथम कक्षा में 30:1 रहता है, 30 हमारे साथ बने रहेंगे, 30:1 है ना, 30 बालक पर 1 शिक्षक प्राथमिक कक्षा में। जबकि उच्च कक्षा की बात करें, माध्यमिक कक्षा की, तो 35:1, 35:1। प्राथमिक में 30:1 और उच्च में है जो 35:1, यानी 35 विद्यार्थियों पर 1। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुरा दिया गया है। इसमें कह रहा है कि यदि विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है
तो 200 से अधिक है तो अध्यापक का और शिक्षक का अनुपात कितना होगा? तो 200 से अधिक आपका पूछा गया है तो इसमें आपका जो हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक की संख्या थोड़ा बढ़ जाएगा। 30 पर 1 है तो आप रेशियो निकाल करके देखिएगा तो आपका 40 सीटिंग बैठता है। अगर नहीं देता कि इतना होता है तो आपका डायरेक्ट आंसर होता प्राथमिक कक्षा में 30:1 और उच्च कक्षा में 35:1। तो इसको ध्यान में रखकर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में है। 8 नंबर में कह रहा है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? तो ये बल देता है पोषण पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। 9 नंबर में देख लीजिए। 9 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में रैंकिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। अगर आपके विद्यालय में रैंकिंग होता है तो आप सख्त विरोधी हैं इसके, तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं कि आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार से दृढ़ विश्वासी है निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? तो 9 का हो जाएगा आपका सी, उत्तर पारंपरिक अवस्थाएं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक प्रदत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो हो जाएगा आपका डी आंसर, एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकास। 11 नंबर क्वेश्चन में है अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। तो सबसे सही तरीका है विविध कौशलों और युक्तियों को शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। 12 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। 12 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। 12 नंबर का है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए? तो सामाजिक संस्कृति के अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा सांस्कृतिक और भाषा विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। देखिए लेव वाइगोत्स्की और जीन प्याजे में दोनों में हमेशा मतभेद हुआ करता था। दोनों एक दूसरे से अपोजिट रिसर्च करते थे। तो लेव वाइगोत्स्की का कहना था कि नहीं, पहले बच्चों में जो है भाषा का विकास होता है, उसके बाद जो है विचार आता है। लेकिन वही अगर जीन प्याजे की बात करें तो जीन प्याजे उल्टा था इनका। वो कहा था नहीं, सबसे पहले विचार जन्म लेता है बच्चों में, उसके बाद भाषा उसके अंदर डेवलप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 13 नंबर क्वेश्चन में देख लिए कक्षा 7 का शिक्षार्थी, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो एक शिक्षक के रूप में आप करना है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकलात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। आपका सटीक आंसर है। 14 नंबर में है। 14 नंबर में कहा जाता है बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। किसका स्थान है? तो ये बालक का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 15 नंबर में देख लीजिए क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन फिर जीन प्याजे से संबंधित आ गया है। जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। यहाँ जब भी दिया हुआ है पूर्व प्रत्यात्मक काल तो यही वाला आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बारे में बहुत बार बता चुके हैं, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि पूर्व संवेगी गामक अवस्था को इंद्रिय गति अवस्था भी कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये भी जीन प्याजे से संबंधित है। सभी चारों जो है जीन प्याजे का दिया हुआ रूप है बालकों के संबंध में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति को जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा है, किस प्रकार से अभिप्रेरक होगा? अभिप्रेरक है यानी किस प्रकार से वो मोटिवेट है? तो 16 का आंसर होगा आंतरिक अभिप्रेरक है। आंतरिक रूप से मोटिवेशन है, मिला है हुआ है, किसी से मिला हुआ है, लेकिन अंदर से वो मोटिवेट है और उसके अंदर यही भावना है, यही इच्छा है कि जीवन में जब भी हम हैं अपना नाम को रोशन करें, प्रशंसा कमाएं और अपने खुशी से जीवन व्यतीत करें। तो ये आंतरिक अभिप्रेरक हो जाएगा। 16 के बाद 17 नंबर में चलिए। 17 नंबर में कह रहा है कि हम में से कुछ लोग कुछ लंबे हैं तथा कुछ छोटे, कुछ गोरे तथा कुछ काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं और कुछ कमज़ोर। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है?
तो यह है आपका व्यक्तित्व भिन्नता के आधार पर। व्यक्तित्व भिन्नता कहता है व्यक्ति चाहे भी कितना ही एक माँ बाप के संतान हो, वह एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकता, एक जैसी शक्ल नहीं हो सकती। हाँ, चाहे जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, क्योंकि जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो उसमें कुछ न कुछ भिन्नता होती है। पृथ्वी पर आज तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो एक समान है। हाँ, रंग रूप कुछ मिल सकते हैं लेकिन कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कह रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की आत्महीनता की भावना का विकास। 19 नंबर में देख लीजिए, 19 नंबर कह रहा है कि एक शिक्षण विधि में 2 या 2 से अधिक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं, यह विधि है। तो यह विधि संबंधित है टोली शिक्षण का। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। तो यह तरीका किसी ने प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि समूह वार्तालाप के लिए हो सकता है, प्रोजेक्ट विधि के लिए हो सकता है, प्रश्न उत्तर के लिए हो सकता है, लेकिन प्रदर्शन के लिए बाल केंद्रित शिक्षा उपागम का प्रयोग सही नहीं दिया हुआ है। चलिए 21 नंबर में है, 21 नंबर में कहा जा रहा है कि एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो एक अच्छा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण देखिए है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है, और उसके साथ अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए। तो ये दोनों आपका सही है, इसीलिए ऑप्शन आपका डी चला गया है, किसका? डी। 22 नंबर में है, योग्यता और योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में, 23 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को पहचानना है तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए, सी हो जाएगा, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत भी हो सकता है। तो ये आपका सही आंसर है। 24 नंबर में है, 24 नंबर में कह रहा है एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय में अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलात्मक मानचित्र को निर्माण करने को कहता है या कहती है, तो वह है किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा डी से संबंधित, आपका रचनात्मक आकलन कर रही है या कर रहा है। 25 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनः संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र से प्रदर्शित करता है? तो 25 का देख लीजिए, एक डी हो जाएगा, एक समाधान की तार्किक सुगमता का परीक्षण करना, सुसंगता का परीक्षण करना, माफ कीजिएगा, सुसंगता का परीक्षण करना। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में, वांछित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें से विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में, 27 नंबर कह रहा है विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? छोड़ने का कारण पूछ रहा है। तो 27 नंबर का देख लीजिए, इसका हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, जो बच्चे अनिवार्य पाठ चर्चा को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना, यानी उसके विकल्प के अनुसार अगर पाठ्यक्रम नहीं है तो वह विद्यालय छोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 28 नंबर में, 28 नंबर देख लीजिए, 28 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बालकों का व्यक्तित्व विकास के साथ साथ सामाजिक विकास की भी किया जाना चाहिए, क्योंकि करके पूछा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सामाजिक विकास के द्वारा बालक भली भांति समाज में समायोजित हो सकता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर में है, मनोज्ञात्मक गतिविधि है, तो 29 का हो जाएगा ए, इंद्रियों की सहायता से विभिन्न गतिविधियों का विकास करना ही मनोज्ञात्मक गतिविधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर में है, बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए?
तो इसको है जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देना चाहिए। बच्चों को रटने की प्रवृत्ति को नहीं सिखाना चाहिए, उसे कंसेप्ट पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उसे एक ऐसे प्रोसेस के माध्यम से बताएं, ऐसे उदाहरण के माध्यम से बताएं जिससे उसको रटना ना पड़े। 31 नंबर का है जो मैथ से संबंधित है, मैथ आप लोग बनाइएगा। 31 नंबर का डी हो जाएगा आंसर। इसका आंसर पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया आ जाएगा। ये है 32 नंबर का क्वेश्चन, इसे भी बनाने का प्रयास करेंगे। 200 रुपये आएगा। इसका क्रय मूल्य पूछ दिया है। यहाँ कह रहा है कि एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत संज्ञात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसको क्रय मूल्य क्या है, इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। 33 नंबर का देख लीजिए, इसका भी डी हो जाएगा आंसर। 34 नंबर का भी हो जाएगा, 60 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। दो पासों को फेंकने पर दोनों में असमान अंक आता है, भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दिया है। 35 का बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है, इसका डी आ जाएगा आंसर। 36 को देख लीजिए आप लोग। 36 में कहा जा रहा है इसमें साथ साथ सब में जोड़ना होगा। 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 7 जोड़ेंगे 19, 19 में से 7 जोड़ेंगे 26, 26 में से 7 जोड़ेंगे 33 आ जाएगा। फिर ये संबंधित है 37 का, यह आपका 1 किलोमीटर आ जाएगा। 38 नंबर में देखिए, 38 नंबर रीजनिंग से संबंधित है। ये सभी रीजनिंग आप लोग बनाते ही होंगे। चलिए देखिए 38 नंबर में कह रहा है लड़कियों की एक कक्षा में महुआ 7वें स्थान पर है और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है, तो पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या। ऐसा क्वेश्चन बार बार बता चुके हैं। दोनों को जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, क्योंकि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। तो 10 7 17 इसका आंसर हो जाएगा। 38 का डी हो जाएगा। 39 नंबर का बी हो जाएगा, आप लोग बनाएंगे इसको। 40 का देख लिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछ दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में किया गया था, तो ये किया गया था 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जब हुई थी उस समय जो है उनके पास 5 करोड़ की अधिकृत पूंजियाँ थी, यानी 5 करोड़ से ही अपनी पूंजी की शुरुआत से वह स्थापना हुआ था। और 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का। भारत में मौद्रिक शाखा या शाखा नीति रिजर्व बैंक के द्वारा ही बनाई जाती है और लागू की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष बहुत पूछा जाता है। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। 1 जुलाई से लेकर 30 जून, याद रखेंगे 30 जून तक होता है। जे दोनों है, एक है जुलाई और एक है जून। आरबीआई का वित्तीय वर्ष अगर पूछा जाए, लेखा वर्ष है, ध्यान रखिएगा 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक के लेखा वर्ष है, लेकिन वित्तीय वर्ष अगर बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है इसका वित्तीय वर्ष रूप। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त 4 स्थानीय बोर्ड भी हैं इनके, और इनका मुख्यालय जो है आरबीआई का वो मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कोलकाता में था इससे पहले, लेकिन 1937 ईस्वी में फिर इसको मुंबई कर दिया गया, स्थानांतरित करते। तो दोनों बात याद रखना है कि पहले आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था, मुंबई कोलकाता में, लेकिन 1937 ईस्वी में इसको मुंबई स्थापित कर दिया। 41 नंबर में चलते हैं। 41 में भारतीय महासागर में सबसे छोटा देश, छोटा द्वीप देश कह रहा है, का नाम कौन सा है, तो यह है मालदीव। मालदीव के बारे में अभी जाने हैं कि भारत के साथ इसका कंप्लीट हुआ था, यानी थोड़ा सा, जिसमें मोइजू सरकार जो है चीन समर्थित माने जाते हैं और मुसीबत खड़ा करते हैं, लेकिन भारत ने इनको सिखा दिया कि भारत से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब घर पर बैठ के रो रहे हैं मोइजू। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से श्रीलंका का हाल हुआ उसी प्रकार से इनका भी होने वाला है और होकर रहेगा। चलिए बाकी खबरें इसके बाद हम देते रहेंगे इसके बारे में। चलिए 41 नंबर में के बाद 42 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 42 नंबर कह रहा है, ये भी मैथ से संबंधित है। जहाँ जहाँ गुना भाग है आपको वहाँ पर रख देना है। जैसे प्लस का अर्थ होता है गुना, तो यहाँ प्लस है तो गुना कर दीजिएगा और इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका 25 नंबर आ जाएगा आंसर। किस राज्य में गेहूँ का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में भारत के पूरे राज्य में से सबसे अधिक गेहूँ का उत्पादन होता है। अगर प्रति हेक्टर के हिसाब से देखा जाए, प्रति हेक्टर अगर कहे गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक तो पंजाब हो जाएगा, लेकिन समूचे राज्य में सबसे अधिक कहे, हेक्टेयर ना कहे तो फिर उत्तर प्रदेश होगा। गेहूं रबी फसल है,
ये भी याद रखना है। और जो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो मार्च से अप्रैल आया हुआ है, यही समय होता है गेहूं का कटने का। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, इसे भी याद रखना है। विश्व का मुख्य खाद्य फसल गेहूं है। पूरे विश्व का अगर कहे खाद्य फसल कौन सा है तो गेहूं, लेकिन भारत का मुख्य खाद्य फसल जो है चावल है। भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल है, दूसरे जो है गेहूं है। तो दोनों बात याद रखेगा। पूरा विश्व में कहे खाद्य फसल सबसे ज़्यादा खाया जाता है गेहूं, और भारत में सबसे ज़्यादा खाद्य फसल है वो है चावल, उसके बाद गेहूं आता है। 44 नंबर में चलते हैं। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को खामसीन कहा जाता है। सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका में सिसिली द्वीप तथा दक्षिण इटली से गुजरने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क रेत भरी हवा जो दक्षिण या दक्षिण पूर्व मानसून को प्रभावित करता है उसको सिराको भी कहा जाता है। अफ्रीका में इसके स्थलीय नाम जैसे मिस्र में खामसीन कहा जाता है, अभी बताएं मिस्र में खामसीन कहा जाता है, लीबिया में गिबली कहा जाता है, ट्यूनीशिया में है जो इसको चिली कहा जाता है। तो ये सभी जो है आपको याद रखना है। अरब सागर में रेगिस्तान से चलने वाली गर्म और शुष्क पवन को सिमूम कहा जाता है। सिमून नहीं, सिमूम। वही प्रकार से अगर चीनूक की बात करें तो रॉकी के पूर्व ढलान से प्रवाहित होती है। फोन अल्फस पर्वत के उत्तर में बहती है। हरमट्टन सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में बहती है, जबकि यामू जापान में बहने वाली हवा है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली गर्म हवा है, जबकि सांताना ये जो है कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका में बहने वाली हवा है। हबू उत्तरी सूडान में है। नारबोस्टर जो है न्यूजीलैंड में बहने वाली हवा है। ये सभी आपको याद रखना है। 45 नंबर में है दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है पम्पास। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में एवं उरुग्वे में जो घास के मैदान होता है उसको पम्पास के नाम से जाना जाता है। यह पराना एवं पराग्वे के मैदान में ब्राज़ील के पठार से दक्षिण में स्थित है। उसके साथ साथ आपको वेल्ड्स भी याद रखना है। वेल्ड दक्षिण अमेरिका का शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। सावना के बारे में भी जान लीजिए, इसको बेल्ट कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में, है ना। और सावना के बारे में जान लीजिए, सावना जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। पेरेरी की बात करें तो पेरेरी जो है उत्तर अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान है जो गेहूं के उत्पादन के लिए विख्यात है। चलिए 46 नंबर में चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है BR मेहता समिति, यानी अशोक राज मेहता समिति को। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का लागू जो किया था 1952 ईस्वी में, और इसका राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 ईस्वी में हुआ था। कार्यों के जांच के लिए, बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए, उपाय सुझाव देने के लिए बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, और इस समिति ने नवंबर 1957, याद रखिएगा डेट, 1957 में एक रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई जो कि आगे पंचायती राज का रूप ले लिया और उसी के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। बिहार में अगर बात करें पंचायती राज अधिनियम कब आया था? तो 2006 ईस्वी में पारित किया गया था। 47 नंबर में चलिए मैथ से संबंधित है, आप लोग बनाएंगे, इसका डी आ जाएगा आंसर। 48 नंबर में भी मैथ से ही संबंधित है, सी आएगा 10 वर्ष और 50 वर्ष। RBI भारतीय यानी रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्षों की अवधि के लिए नियमित या नामित किया जाता है? तो इसे नामित किया जाता है आपका 4 वर्षों के लिए। RBI के जो निदेशक मंडल होते हैं कितनी अवधि के लिए होते हैं? 4 वर्षों के लिए होते हैं। अभी भी बताए थे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में, अधिनियम जो 1934 के प्रावधान के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, लेकिन इसका 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी को। वार्षिक रिपोर्ट या रिजर्व बैंक की सर्वाधिक रिपोर्ट है, हर वर्ष अगस्त में जारी किया जाता है। हिल्टन अंग, ध्यान रखिएगा इसमें RBI के बारे में, हिल्टन आयोग के आधार पर जो है RBI की गठन किया गया था। चलिए 50 नंबर है अंतिम क्वेश्चन। भारतीय मूल के किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया? तो है नंदिनी दास को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में प्रदान किया गया। उनकी पुस्तक था कोस्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया
एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर्स, यह पुरस्कार दिया गया है पुस्तक के लिए। तो इसी के साथ आपका 50 नंबर का है जो क्वेश्चन आपका पूरा हो गया कंप्लीट। एक सीरीज आपका 32, 33 के लिए कल हम आपके साथ मिले रहेंगे, बने रहेंगे। उसके पहले आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके जाए, सब्सक्राइब करके जाए, और टाइम में मिले तो दोस्तों के पास शेयर भी करें ताकि हमको मोटिवेशन प्राप्त हो और हम आपके लिए एवरीडे आपके लिए सीट ला सकें। तो होली की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। घर पर खेलें होली, आनंदपूर्वक मनाएं, मिलन समारोह करें तथा खुशी से जीवन व्यतीत करें, यही हमारी कामनी है। हमारे परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।